दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं अमेरिका, ब्रिटेन, वो कैसे यहां पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और शायद यही भारत की आज वो इमेज है, वो ताकत है जो भारत दुनिया को दिखा रहा है। मोदी का एक सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि वो इतना सा काम करके ना उसको इतनी वो बढ़ा देता है कि वो दुनिया को लगता है वो शाइनिंग इंडिया का नारा तो आपने सुना ही होगा। वो हिंदू है, वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। अब इंडिया को क्यों चूज कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। मुसलमान ज्यादा बिकता है। मैंने अमेरिका में देखा है, हिंदू का साथ दे रहा है, सिख का साथ दे रहा है। ये तो इधर तो एक दूसरे को देख नहीं सकते। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। अगर जो 20 कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से इतने काम करवा लेती हैं अपनी मर्जी के, तो ये काम भी तो वो करवा सकती है। IMF में ही है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता ना पाकिस्तान की तरफ देखना, वो इंडिया जो कहेगा, जो रास्ता इंडिया को सूट करेगा। उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है। ये जो G20 समिट के अंदर जो कॉरिडोर को लॉन्च किया गया, ये बहुत जबरदस्त जो है इंडिया को फायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ जो है यूरोप इससे बहुत ज्यादा खुश है इस डील से। आपके एनालिस्ट आज भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, अफ्रीकन मुस्लिम, अफ्रीकन यूनियन सारी दुनिया से कह रहा है कि हमें अफ्रीकन यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज करो। आप अफ्रीकन यूनियन के लोगों का दिल तोड़ते हैं जब आप कहते थे आप अफ्रीकन यूनियन के मुसलमानों की बात करते हैं। मोदी जो है वो लीड कर रहा है दुनिया को, लीड कर रहे हैं, यकीन करें, लीड कर वाशरूम बना ले जितने वहाँ लोग हैं, तंग हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि कैसे इस समय भारत में जितने बड़े टॉप 20 अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं राष्ट्राध्यक्षों के साथ पूरी दिल्ली में सैर कर रहे हैं और उन सारे राष्ट्राध्यक्षों को दिखा रहे हैं कि भारत कितना डेवलप कंट्री है और भारत कितना ज़्यादा विकास कर रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान यानी हमारा भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जल रहा है कि भारत इतना तेज़ी से कैसे आगे जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क में रहकर कोई भी काम नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि दूसरा देश कैसे आगे निकल गया। लेकिन आपको बता दें कि जब तक ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक इन पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। वहीं ये पाकिस्तान वाले इस बात से भी जल रहे हैं कि भारत में सभी राष्ट्राध्यक्ष कैसे आ रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक कॉरिडोर को लॉन्च किया है आज, जिसमें वो भारत को मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ईरान भी शायद इसमें आता है, मिडल ईस्ट से जोड़ेगी और मिडल ईस्ट से फिर यूरोप तक उनकी सप्लाई चेन को बढ़ाने की और ट्रेड को बढ़ाने की बात हो रही है। देखें, हमें सोचना होगा, अब कुछ देखना पड़ेगा कि हमें उनके साथ मिलना है या नहीं मिलना। अगर हमारी इकोनॉमी की ये हालत है और हम खुद से नहीं उठ सकते तो हमें किसी के साथ मिलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, चाहे हम चाइना के साथ या इन लोगों के साथ या अमेरिका के साथ, हमें किसी के साथ मिलना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनका मुकाबला या उनके बराबर हम नहीं आ सकते जब तक किसी के साथ हम मिल के नहीं चलेंगे। आजकल तो जमाना ही अलायंस का है। हाँ, वो ये जो पुरानी बातें हम पहले सोचते थे ना कि इंडिया के खिलाफ ये जो हमें पहले हमारी जो हुकूमतें थी, जो भी हमारे बड़े थे वो हमें सिखाते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं। हाँ। किसी हद तक उनकी बात ठीक थी, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मुझे ये बताएं वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए कैसे लीडर हैं? असल में ना देखें, किसी भी कंट्री के लिए ओवरऑल अगर बात की जाए, वन मैन शो जो होता है ना, ठीक है, एक सिंगल पर्सन कोई भी किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करता हो, ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के वासियों के लिए, अपनी मतलब जो उनकी एक टेरिटरी है, जो उनकी, हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए जो है ना वो सोचा है उसने। और अब तक आप देखें कि इंटरनेशनली इंडिया जो है वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है, IT की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में चले, ज़राअत में चले जाएं, एग्रीकल्चर में, हाँ, किसी भी एतबार से देख लें कि वहाँ पे मतलब अगर हमें भी अगर प्याज की जरूरत महसूस होती है तो हम इंडिया से ले रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली मैं सऊदी अरबिया में 3 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। मैंने वहाँ पे देखा है नेस्टो, लुलू, मतलब बड़े बड़े ज़बरदस्त हाइपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे ब्रांड जितने भी हैं मेड इन इंडिया का टैग है, ठीक है। हम यहाँ पे पीछे रह गए, जबकि सबसे ज़्यादा अच्छी मैन पावर, सबसे अच्छा जो मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएं तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस काबिल है, उसको दुनिया चूज करती है। अब इंडिया को क्यों चूज कर रहे हैं?
दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। हम जो चीन और पाकिस्तान के कॉरिडोर सी पैक को रोते रहे 10 सालों से, तो उसका कुछ बना नहीं है। ये क्या लॉलीपॉप दिया गया सी पैक का? इसके बाद इंडिया ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, हमारा आज तक सी पैक ही नहीं मुकम्मल हो रहा। नहीं, हमें सोचना होगा कि हम चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ, या हम इंडिया के साथ जो इनका जो अलायंस बना है इसके, तो हम अगर खड़े होना है चाइना के साथ, तो हमें सबको छोड़ के चाइना के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। हम दोनों तरफ लटके हुए हैं, उधर भी अमेरिका की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते जब हम एक साइड पे खड़े नहीं होंगे। अगर जिसके साथ खड़े होना एक साइड पे खड़े हो जाएं कि हम जी इधर खड़े हैं, चाइना के साथ खड़े होना तो सी पैक के साथ। तो चाइना ने हमें क्या दिया? चाइना तो लोन देके हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या चाइना ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई? चाइना ने यहाँ पे कुछ हमें रोजगार दिया? सी पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है, सारा पैसा करप्शन खा गया। इंडिया और रशिया आने वाले टाइम में मिल के वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, मतलब जैसे अभी यूएस का कहा जाता है कि भाई वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाता है और उस हिसाब से पूरी दुनिया चलती है। इंडिया और रशिया मिलके, क्या आपको लगता है इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे इंडिया आ चुका है कि अब वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ ही जाएगा? भाईजान देखें, वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पे रखें। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पूरे रीजन का, चाइना के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? इंडिया है। ठीक है, रीज़न ये नहीं है कि हम लोग एटॉमिक एतबार से मजबूत हैं, ये बात अलग है। हमारी जो मतलब आप देख लें कि पॉवर्टी रेशो, ठीक है, जो एक लिटरेसी रेट, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं किसी भी कंट्रीज में। जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर ये चीज़ें, वहाँ के लोग, वहाँ का लिटरेसी रेट आप इंडिया का देखें, ठीक है, वहाँ की जो है ना वो आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप गो थ्रू करें, IT सेक्टर में चले जाएं। पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है उसकी अगर बात करें पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान साइड पंजाब में और इंडिया साइड पंजाब में पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता लोगों को, यहाँ पे से अवेयर नहीं किया सर। आज मैं अगर किसी एक चीज़ को ले आऊँ ना, कि मैं अपनी कंट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, तो वो माफिया जो कि उस टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट या मतलब कंपैरेटिवली जिनको फायदा हो रहा होगा वो मुझे मरवा देंगे। 70 सालों में हमने जंगों के अलावा इंडिया को जो है किसी भी एतबार से पहले हमारी ज्योग्राफिकल अहमियत थी, जैसे आपकी इसमें स्टडी भी रही है, तो लोग जो है हमें अहमियत देते थे कि यार पाकिस्तान से रास्ते पूरी दुनिया तक जाते हैं। लेकिन जब से हमने सील की दुनिया ने ऑल्टरनेट, अगर हम रास्ते नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? इंडिया काम नहीं करेगा? जी, ऐसे पाकिस्तान मोहल्ले वकूफ़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम पाक स्टडीज़ में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम पढ़ते भी हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही, हम नहीं कह सकते कि अगर इंडिया ज़्यादा अच्छा है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही एक बात पे अड़े हुए हैं, वो है कश्मीर का इशू। अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है, दोनों कंट्रीज बैठ के हल कर लेती हैं। देखिए, कश्मीर का इशू भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि आर्टिकल 370 एक हिस्ट्री बन चुका है और हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। अभी भी अकल नहीं आ रही। नहीं, देखे ना, जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको पूरा किया जाए। कौन पूरा करेगा? इंडिया कह रहा है आप हटाओ फौजें, आप अपनी आर्मी पीछे धकेलो, हम भी धकेले। पहले ही पहल तो हम नहीं करनी और हम रेडी नहीं है। देखिए, आपने बोला जी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये है, मुझे ये बताएं वो तो आगे जा रहे हैं, आपको ये पता आगे जा रहे हैं ना? जा रहे हैं कि नहीं? वो उनमें अंदर से इत्तेफाक है ना, यानी हमारे अच्छाई है अंदर में, वो एक है। लेकिन ये हमारे जो है ना, वो कहते हैं इसके पास ज्यादा दौलत हो, ज़रदारी को कम है दौलत, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। टांगे। और ये हमारे, उनका क्या, ये सारी आवाम, इसका नुकसान है यार। ऐसे ही है। मैं यकीन करो, मेरा दिल बहुत सख्त है और नरम भी इतना है, मैं कोई जाते हुए किसी बच्चे को या किसी गरीब को देख लूँ, मैं उधर ही रोने लग जाता हूँ, जो उसकी हालत होती है। मैं ऐसे अल्लाह के आगे दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक इसके ऊपर अपनी रहम कर। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को यह बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहां पर पहुंचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहां पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहां पर उनको वेलकम किया जाता है और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील आपने देखा, वो उनकी भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे एंड शिपिंग प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत में हो रहे G20 समिट को लेकर पूरा पाकिस्तान शॉक्ड हो गया है। वहीं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के ऊपर नजरें गड़ाई बैठी है कि भारत के G20 समिट में क्या हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल G20 समिट का पहला दिन था, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए थे, जिसको लेकर पूरी दुनिया पहले ही शॉक्ड हो गई कि इतने बड़े फैसले भारत में कैसे हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी वैसा देश बन गया है जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए कायम बन गया है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान वाले देखते हैं कि हम पड़ोसी देश यानी भारत से कैसे आगे निकल जाएं। लेकिन इन पाकिस्तानियों की ये नहीं समझ में आता है कि भारत से ऐसा कैसे संबंध बनाए कि भारत से और आगे जाएं।
वहीं ये पाकिस्तान वाले केवल आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बात करते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई देश तक नहीं पूछता है, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमें कोई देश नहीं पूछ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वालों की इतनी औकात गिर गई है कि इनको कोई देश यानी मुस्लिम कंट्री वाले देश भी इनको नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं फैलाते हैं। वहीं हम बात करें सऊदी अरेबिया और दुबई के बारे में, तो दुबई के प्रिंस पाकिस्तान में G20 समिट के पहले जाने वाले थे। बाद उन्हें पता चला कि हमें G20 समिट के लिए भारत में जाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा ही रद्द कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान में खबर तेजी से फैल रही है कि नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि उन्होंने दुबई के प्रिंस को अपने घर बुला लिए, लेकिन हम पाकिस्तान वाले अपने देश में दुबई के प्रिंस यानी अपनी भाई मुस्लिम को नहीं बुला पाए। लेकिन इन पाकिस्तान वालों की एक भी औकात नहीं है कि मुस्लिम देश वाले कंट्री के राजा को अपने देश में बुला सकें, तो ये अपने घर में कैसे सेफ रह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कोई भी देश वाला पाकिस्तान में जाने से मुकरता है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी और भूखमरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है और पूरी आवाम जनता सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले फिर भी घमंड दिखाते रहते हैं और ये पता नहीं किस चीज़ का घमंड दिखाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और भारत में हो रहे G20 समिट को लेकर पूरी दुनिया हैरान है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।